आज के लेक्चर में हम ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं सी प्लस प्लस की, इफ़ एल्स, नेस्टेड इफ़ और स्विच स्टेटमेंट, हम इनको कवर कर होंगे। यूजुअली जब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं, अभी तक जो हम कर रहे थे प्रोग्राम एग्जीक्यूट, दैट वाज सीरियल एग्जीक्यूशन, यानी कि एक के बाद एक स्टेटमेंट सीरियल फॉर्म में रन हो रही होगी। इसमें कोई जो है वो कंट्रोल कहीं और नहीं जा रहा होगा, कंट्रोल जो है वो सीधा बिल्कुल एक ही सीरीज़ में जो है वो स्टेटमेंट्स को रन कर रहा होगा। अगर हम चाहते हैं कि प्रोग्राम में कुछ स्टेटमेंट्स रन हो अकॉर्डिंग टू सम कंडीशन और कुछ स्टेटमेंट्स रन ना हो, तो वो चीज़ सीरियल एग्जीक्यूशन से पॉसिबल नहीं है। ठीक है। उसके लिए हमें फिर क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें कंट्रोल को चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि हमने फ्लो चार्ट्स में भी देखा था, जैसे हम जो डिसीजन वाला बॉक्स बनाते थे जिसमें हम कंडीशन चेक करते थे कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो फिर ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे, फिर कोई और से स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। सही है। तो ये जो डिसीजन मेकिंग जो हम करते हैं, ये हम इन कीवर्ड्स के थ्रू हम कर सकते हैं। इफ़ एल्स, नेस्टेड इफ़ एल्स को हम यूज़ कर सकते हैं और स्विच स्टेटमेंट को। सही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास इस तरह का कुछ मुझे इम्प्लीमेंट करना है कि इफ़ द वैल्यू इन द वेरिएबल नम सपोज़ कोई वेरिएबल है जो हमने डिफ़ाइन करा था, अगर उसकी वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 4 तो फिर वो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट करेगा। तो मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ कि नम इज़, कि हमने एक्सप्रेशंस देख लिए थे, नम इज़ ग्रेटर देन 4। सही है। इफ़ के कीवर्ड के साथ इफ़ नम इज़ ग्रेटर देन 4 तो फिर वो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज़ वो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट करेगा। सही, अब उसका स्ट्रक्चर क्या होगा वो हम देखते हैं अभी। इसी तरह अगर मुझे इस तरह की कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है, इफ़ द वैल्यू इन वेरिएबल नम 1 इज़ सेम एज़ वैल्यू इन वेरिएबल नम 2, तो इसको हम इक्वल्स के साइन से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नम 1 इज़ इक्वल नम 2, अगर दोनों जो हैं वो इक्वल हैं तो फिर वो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज़ वो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट करेगा। इसी तरह हम इसको लिख सकते हैं द वैल्यू इन वेरिएबल नम 1 इज़ आइदर 1 और 2। अब यहाँ पर आइदर का वर्ड आ गया है तो यहाँ पर हम कौन सा ऑपरेटर यूज़ करेंगे, हमने लास्ट टाइम देखा था और का ऑपरेटर। सही है। इफ़ द वैल्यू इन वेरिएबल नम 1 इज़ 1, यानी कि नम 1 इज़ इक्वल 1 और num 1 इज़ इक्वल टू, या तो 1 है या फिर 2 है, तो फिर वो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट करेगा। सही। तो हम किसी भी चीज़ को जो हमें इम्प्लीमेंट करना है, हमें जो कंडीशन इम्प्लीमेंट करनी है, हम उसे इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन लिख सकते हैं और उसे इफ़ एल्स के थ्रू हम डिसीजन मेकिंग करवा सकते हैं, कंट्रोल प्रोग्राम का चेंज कर सकते हैं फ्रॉम सीरियल एग्जीक्यूशन। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर ये देख लो कि सी प्लस प्लस में एनी थिंग दैट इज़ ज़ीरो उसका मतलब फ़ॉल्स होता है और जो ज़ीरो नहीं है वो ट्रू है, यानी कि 1 2 3 दैट इज़ ट्रू, उसको कंसिडर करेगा ट्रू, और एनी थिंग दैट इज़ ज़ीरो इज़ फॉल्स। यानी कि मैं अगर सपोज़ कोई वेरिएबल बनाती हूँ इंटीजर टाइप का और मैं उसमें वैल्यू डाल देती हूँ 4, तो अगर मैं कंडीशन चेक करवाऊँ इफ़ ए, तो ये कंडीशन ट्रू होगी। क्यों? क्योंकि वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 0। सही है। और अगर मैं इसमें वैल्यू डलवा देती हूँ 4 नहीं बल्कि 0, तो अब ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी। सही है। तो एनी थिंग दैट इज़ ज़ीरो वो फॉल्स है और जो चीज़ ज़ीरो नहीं है वो ट्रू है। सही। एग्जांपल्स की, अगर मैं इंटीजर इक्वल्स टू 4 अभी मैं बात कर रही थी तो ये ट्रू होगा। करेक्टर वेरिएबल है नेम, जिसमें मैंने 3s की वैल्यू डाल दी उसकी, दैट इज़ ऑल्सो ट्रू। बी में 0 डाल दिया तो ये फॉल्स है। बूल टाइप का वेरिएबल बना दिया, इसमें फॉल्स डाल दिया तो ये भी ऑब्वियसली फॉल्स होगा। 4 कोई कांस्टेंट है, ट्रू है। 0 कोई कांस्टेंट है, फॉल्स है। सही है। तो अगर इस तरह की कोई कंडीशन हम चेक करवाते हैं तो वो उसकी वैल्यू को देख रहा होगा, अगर वैल्यू इज़ नॉन ज़ीरो तो दैट इज़ ट्रू, और अगर ज़ीरो है तो फॉल्स है। सही। ये चीज़ें हम देख चुके थे कि एंड और नॉट क्या करता है।
सही, तो मैं अगर इसको डायरेक्टली इस तरह लिख दूँ कि ए इज़ 4 बी इज़ 0, ए एंड बी हम करेंगे तो फॉल्स होगा क्योंकि एक भी फॉल्स तो फॉल्स है रिज़ल्ट। ए और बी करेंगे, एक भी ट्रू है तो ट्रू होगा। नॉट ए करेंगे तो एक्चुअली ए वॉज ट्रू, नॉट ए कर दिया तो फॉल्स। नॉट बी करेंगे तो ट्रू हो जाएगा। ए प्लस बी करेंगे, चेक करवा रहे हैं हम कंडीशन को, तो आफ्टर एडिंग 4 प्लस 0 इज़ 4 दैट इज़ ग्रेटर देन 0, तो ये भी ट्रू होगा। और a माइनस 4 दैट इज़ 4 माइनस 4 0 0 मीन्स फॉल्स। ठीक है, तो एंड ऑपरेटर, अच्छा एक और चीज़ ये देखते हैं, एंड का ऑपरेटर क्या करता है कि ये पहली कंडीशन चेक करेगा। अगर पहली ही कंडीशन उसे फॉल्स मिलती है तो क्या वो आगे वाली कंडीशन चेक करेगा। एंड में हम ये करते हैं ना कि अगर एक भी फॉल्स है तो रिज़ल्ट वुड बी फॉल्स। ठीक है, और में अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो रिज़ल्ट वुड बी ट्रू। तो ये जो हम एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर यूज़ करते हैं, दीज आर कॉल्ड शॉर्ट सर्किट मेथड्स, एंड और के। और इसमें वो सबसे पहली कंडीशन चेक करता है। अगर पहली कंडीशन ही उसको फॉल्स मिलती है तो वो आगे वाली कंडीशन चेक नहीं करता। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि मैंने अगर सपोज़ आगे वाली कंडीशन में कहीं ए प्लस प्लस कराया हुआ है और पहली वाली कंडीशन ही उसको फॉल्स मिल रही है तो ये ए प्लस प्लस होगा। ऑब्वियसली ए प्लस प्लस नहीं होगा क्योंकि पहले ही उसको फॉल्स मिल गया था। ठीक है, तो वो पहली कंडीशन ही चेक करेगा। अगर पहली कंडीशन में उसे फॉल्स मिलता है तो वो आगे वाली कंडीशन को चेक ही नहीं करेगा, वहीं पर उसको स्किप कर देगा। इसी तरह और में हम अगर देखें कि पहली कंडीशन अगर ट्रू मिलती है तो आगे वाली कंडीशन उसे देखने की ज़रूरत नहीं है। ट्रू और करने के बाद विद एनी थिंग एल्स रिज़ल्ट इज़ ट्रू। सही है, तो यहाँ पर जो है ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर मैंने आगे वाली कंडीशन में कुछ मॉडिफिकेशन कराई हुई है वेरिएबल में तो वो मॉडिफिकेशन नहीं होगी। सही है, सही है। तो सिंपल अगर हम इफ एल्स की बात कर रहे हैं तो हमारे पास दो पाथ्स होती हैं आफ्टर मेकिंग द डिसीजन, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। सही है, तो अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू वाली जो भी स्टेटमेंट्स हमें वो एग्जीक्यूट करनी होंगी। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो फॉल्स वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करनी होंगी। एंड आफ्टर दैट सीरियल एग्जीक्यूशन ही हो रही होगी जैसे होती है एग्जीक्यूशन। सही है, तो इसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका क्या होता है। इफ़ कीवर्ड है, एल्स कीवर्ड है, यानी कि रिज़र्व वर्ड्स हैं सी प्लस प्लस के, जिस तरह इंट, चार, फ्लोट, ये सारे रिज़र्व वर्ड थे। इस तरह इफ़ और एल्स भी रिज़र्व वर्ड्स हैं, हम इनको एज आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते। इफ़ का कीवर्ड आएगा, ब्रैकेट आएंगे, ब्रैकेट के अंदर कोई एक्सप्रेशन आएगा। एक्सप्रेशन कैन बी एनी मैथमेटिकल और लॉजिकल एक्सप्रेशन, यानी कि हम उसमें कोई भी कंडीशन चेक करवा सकते हैं। हम उसमें कोई बूलियन लॉजिकल ऑपरेटर हम यूज़ कर सकते हैं। उसमें हम कोई लॉजिकल या रिलेशनल ऑपरेटर ना भी यूज़ करें। अगर हम सिंपल वेरिएबल यूज़ करते हैं तो मैंने उसका भी तरीका बता दिया है कि अगर वो वेरिएबल की वैल्यू इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो तो दैट मीन्स ट्रू, अगर वो वेरिएबल की वैल्यू इज़ ज़ीरो तो दैट मीन्स फॉल्स। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स बस यही है कि इफ़ का कीवर्ड आता है, राउंड ब्रैकेट आता है, राउंड ब्रैकेट के अंदर हमें कंडीशन लिखनी होती है और ब्रैकेट क्लोज होगा। उसके बाद स्टेटमेंट जो भी हमें एग्जीक्यूट करना है वो स्टेटमेंट आ जाएगा। एल्स का कीवर्ड आएगा, एल्स के बाद उसका जो भी स्टेटमेंट है वो आ जाएगा। अब दो चीज़ें हो सकती हैं पॉसिबल, या तो मैं इफ़ के बाद एक सिंगल स्टेटमेंट लिख दूँ या फिर मैं कर्ली ब्रैकेट्स में मल्टीपल स्टेटमेंट लिख दूँ। अगर मुझे एक से ज़्यादा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना है तो मैं इसको कर्ली ब्रैकेट में भी लिख सकती हूँ। सही है, सेम गोज़ फॉर एल्स। या तो मैं एक कंडीशन लिख दूँ, एक स्टेटमेंट लिख दूँ, या फिर मैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर जितने भी स्टेटमेंट लिखूँगी वो सब एल्स का पार्ट होंगे। कर्ली ब्रैकेट में जितने भी स्टेटमेंट यहाँ लिखूँगी वो इफ़ का पार्ट होंगे। सही है, तो एक चीज़ बस ये नोट कर लेना कि क्योंकि हम सी प्लस प्लस में हर स्टेटमेंट के बाद सेमी कोलन लगाते हैं, इफ़ के स्टेटमेंट के बाद सेमी कोलन नहीं आता। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो सब कर रहे होते हैं और उसके बाद फिर पूछते हैं कि मिस हमारा इफ़ का स्टेटमेंट नहीं चल रहा। इफ़ का स्टेटमेंट कैसे चलेगा जब हमने वहीं पर सेमी कोलन लगा के टर्मिनेट कर दिया, तो वो आगे इफ़ को चेक करने के बाद टर्मिनेट कर देगा, वो आगे कुछ एग्जीक्यूट नहीं करेगा, कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा अगर मैंने यहाँ सेमी कोलन लगा दिया। सही है, तो सेमी कोलन नहीं लगाना होता। बाकी जितने भी हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे उनमें ऑब्वियसली सेमी कोलन आता है। सही है, तो दो वेरिएशंस हैं इफ़ एल्स की। एक तो ये कि मैं कोई कर्ली ब्रैकेट्स ना लगाऊं। अगर मैं कोई कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाती हूँ तो सिर्फ जो एक स्टेटमेंट है दैट वुड बी पार्ट ऑफ इफ़।
सही है। और अगर मैं कर्ली ब्रैकेट लगाती हूँ तो जितनी भी स्टेटमेंट्स कर्ली ब्रैकेट के अंदर हैं दैट वुड बी पार्ट ऑफ इफ। सही है। सिंगल स्टेटमेंट का मतलब है यानी कि मैंने अगर ए प्लस प्लस के बाद कोई और लाइन भी लिखी है तो जो दूसरी लाइन होगी वो इफ़ का पार्ट नहीं होगी। सही। वो इफ़ के फ़ौरन बाद उसे क्या चाहिए होगा, उसे एल्स चाहिए होगा। सही। अभी आगे हम देख भी लेते हैं इसका। सही है। यहाँ पर अब देखते हैं कि अगर मैंने कंडीशन चेक करवाई एफ जे इज़ नॉट इक्वल 3 कर्ली ब्रैकेट में बी प्लस प्लस सी आउट बी, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे अगर जे की वैल्यू 3 नहीं होगी तो। एल्स बस सिर्फ ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा सी आउट जे। तो इसमें हम दोनों का कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं। इफ़ के साथ हम कर्ली ब्रैकेट लगा दें, एल्स के साथ हम कर्ली ब्रैकेट ना लगाएं। इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है। या फिर हम दोनों के साथ कर्ली ब्रैकेट्स लगा दें, कंपाउंड स्टेटमेंट्स। ठीक है। मल्टीपल स्टेटमेंट्स, कर्ली ब्रैकेट में इफ़ के स्टेटमेंट, कर्ली ब्रैकेट में एल्स के स्टेटमेंट। बस ये देख लेना कि इफ़ और एल्स दोनों एक साथ आने ज़रूरी हैं। यानी कि ऐसा हम नहीं कर सकते कि इफ़ के बाद कर्ली ब्रैकेट लगाएं, इफ़ के बाद कर्ली ब्रैकेट ना लगाएं। यानी कि ये कर्ली ब्रैकेट अगर सपोज़ नहीं होता तो फिर ये एरर देता। क्यों? क्योंकि इसको सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट को कंसिडर करता है पार्ट ऑफ इफ़। उसके बाद वाला जो स्टेटमेंट है दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ इफ़। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सिर्फ इफ़ के साथ जो पहला स्टेटमेंट होगा, यहाँ पर स्टेटमेंट कंडीशन आ जाएगी और कंडीशन के बाद जो पहला स्टेटमेंट होगा सिर्फ वो इफ़ का पार्ट होगा। उसके बाद मैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ कुछ भी स्टेटमेंट लिख दूँ, ये इफ़ का पार्ट नहीं होगा। सही है। इफ़ एल्स के बगैर आ सकता है। सिर्फ हमें कंडीशन चेक करवानी है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है। एल्स हम ना लगाएं तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो इफ़ के बाहर आ जाएगा अगर वो कंडीशन फॉल्स होगी तो। सही है। तो इफ़ विदाउट एल्स भी हो सकता है, खाली इफ़ भी हो सकता है, इफ़ एल्स के साथ भी हो सकता है। लेकिन बस ये देख लेना कि इफ़ के बाद अगर एक स्टेटमेंट हमने विदाउट कर्ली ब्रैकेट लिखी है तो सिर्फ वो एक स्टेटमेंट वुड बी पार्ट ऑफ इफ़। उसके बाद वाली स्टेटमेंट इफ़ का पार्ट नहीं होगी। और अगर हम इफ़ के साथ एल्स भी लगा रहे हैं तो यहाँ पर ये एरर आ जाएगा क्योंकि हमने कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगाए। इफ़ के फ़ौरन बाद, इफ़ की स्टेटमेंट के फ़ौरन बाद इसको एक स्टेटमेंट सिर्फ एग्जीक्यूट करता है, उसके फ़ौरन बाद इसे एल्स चाहिए होता है। अगर वो उसे एल्स नहीं मिलेगा तो फिर वो एरर देगा। ठीक है। सिमिलरली गोज़ फॉर एल्स। एल्स या तो हम लगाएं, ऑप्शनल होता है, या तो ना लगाएं। और एल्स के बाद या तो हम कर्ली ब्रैकेट में मल्टीपल स्टेटमेंट लिख दें या फिर यहाँ पर जैसे करा हुआ है कि सिर्फ एक स्टेटमेंट लिख दें एल्स के बाद, तो वो सिर्फ एक स्टेटमेंट पार्ट ऑफ एल्स होगी। उसके बाद जो भी हम स्टेटमेंट लिखते हैं, सपोज़ मैंने सी आउट आई भी करा हुआ है, कोई और वेरिएबल आई, तो ये एल्स का पार्ट नहीं है। ये इफ़ एल्स से बाहर आ चुका होगा, ये पूरा स्टेटमेंट ख़त्म हो गया होगा, पूरा ब्लॉक ख़त्म हो गया होगा और उसके बाद फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी जैसे होते हैं स्टेटमेंट सीरियली एग्जीक्यूट। ठीक है। अच्छा, यहाँ तो हम इफ़ में हम यहाँ पर नॉट की कंडीशन लगा दें या फिर नॉट की कंडीशन ना लगाएं। अगर नॉट की कंडीशन हम लगा रहे हैं तो बिल्कुल ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। यानी कि जो चीज़ इफ़ में आनी थी वो एल्स में आ जाएगी और जो चीज़ एल्स में आनी थी वो इफ़ में आ जाएगी। सही है। तो दैट इज़ टोटली अप टू यू कि हम अपनी लॉजिक बिल्डिंग किस तरह करते हैं, प्रोग्राम को किस तरह हम लॉजिक उसकी बनाते हैं। लेकिन एक चीज़ जो कि इफ़ और एल्स दोनों में आनी है तो वो या तो विद नॉट भी आ सकती है और विदाउट नॉट भी आ सकती है। सही। दैट इज़ टोटली अप टू यू। यहाँ पर अब देख लो कि इफ़ का स्टेटमेंट नल एल्स स्टेटमेंट यानी कि विदाउट एल्स इफ़ हो सकता है। सही है। सिर्फ हम ये चेक करवाना चाह रहे हैं इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी देन प्रिंट ए, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं करना। अगर कुछ नहीं करना तो एल्स को हम स्किप कर सकते हैं। ठीक है। तो एल्स लगाना ज़रूरी नहीं होता, इट्स टोटली अप टू यू, ऑप्शनल होता है। और अगर लगाएंगे या तो हम अगर लगाना चाह रहे हैं तो एल्स के बाद फ़ौरन सेमीकोलन लगा दें तो दैट मीन्स कि एल्स के अंदर कुछ नहीं है। एल्स के बाद हमें कुछ नहीं करना। या फिर हम एल्स को टोटली स्किप कर दें, एल्स को लिखें ही नहीं जैसे कि यहाँ पर करा हुआ है। दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है। ठीक है। यहाँ पर एक और इसकी वेरिएशन है कि इफ़ के अंदर हमने एक्सप्रेशन लिखा है, एक्सप्रेशन के बाद हमने सेमीकोलन लगा दिया है। दैट मीन्स कि इफ़ की कंडीशन कुछ नहीं है, इफ़ के अंदर हमें कुछ नहीं काम करना, एल्स के अंदर हमें काम करना। यानी कि अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर हमें ये काम करना। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर ये कंडीशन फॉल्स है नॉट लगा के। सही है। नॉट का स्टेटमेंट लगा दें तो फिर ये कंडीशन अगर फॉल्स है तो फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना, एल्स कुछ भी नहीं करना।
एल्स के बाद सेमीकोलन, या फिर हम एल्स को टोटली स्किप कर दें। तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल एक जैसा हैं, सही है। तो यानी कि एक ही चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के, एक ही लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। अच्छा, ये छोटा सा प्रोग्राम है। दो नंबर्स एंटर इनपुट लिए हुए हैं सी एन के थ्रू, ए एंड बी। एक साथ हम इनपुट ले सकते हैं। तो वो पहले ए को इनपुट लेगा, फिर बी की वैल्यू इनपुट लेगा। अगर तो ए की वैल्यू लेस देन इक्वल बी होगी, दोनों को कंपेयर कर रहा है, अगर वो लेस देन इक्वल बी है तो प्रिंट कर देगा ए इज़ लेस देन इक्वल बी, सही। यानी कि आउटपुट में आ जाएगा कि ए इज़ लेस देन इक्वल बी, अदरवाइज़ आउटपुट कर देगा ए इज़ ग्रेटर देन बी। अगर लेस देन इक्वल नहीं होगी तो ऑब्वियसली फिर ग्रेटर देन होगी। तो हम इस तरह से किसी भी नंबर को कंपेयर करवा सकते हैं। तो अगर सपोज़ ये इसका आउटपुट, सैम्पल आउटपुट है कि अगर यूज़र ने एंटर करे थे 10 और 15, 10 करने के बाद एंटर प्रेस करना ज़रूरी है, तो वो एक नंबर इनपुट हो जाएगा, ठीक है। देन 15, तो फिर एंटर, तो दूसरा नंबर। 10 इज़ लेस देन इक्वल 15, तो ये आउटपुट कर देगा 10 इज़ लेस देन इक्वल 15। सपोज़ हम ऑपोजिट नंबर्स डालते हैं, पहले 15 और फिर 10, तो फिर आउटपुट आ जाएगा 15 इज़ ग्रेटर देन 10, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है, इसको रन करके तुम लोग देखना। छोटी सी कंडीशन है जो हमने चेक करवाई यूजिंग इफ एल्स।